बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय बुद्धि और भाग्य। ये एक लोक कथा है। तो बच्चों, लोक कथा किसे कहते हैं? भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप भाग्य और बुद्धि में से किसे अधिक महत्व देते हैं? तो भाग्य और बुद्धि, इन दोनों के बारे में एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है प्रस्तुत लोक कथा द्वारा प्राचीन समय की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों का पता चलता है। इसमें बताया गया है कि जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। इस पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी कृपा हो, लेकिन यदि व्यक्ति में बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। यानी कि भाग्य और बुद्धि दोनों का ही एक महत्व है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पढ़ते हैं कहानी बुद्धि और भाग्य। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात आपस की तू तू मैं पर उतर आई, यानी कि दोनों में झगड़े होने लगे। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुझसे बड़ा हूं। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूं, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। यानी कि बुद्धि ने बोला कि कह देने से नहीं होता, हमें पहले एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है, बुद्धि या भाग्य। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गड़रिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे राजा बना सकता हूं। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। यानी बुद्धि ने बोला कि जो ये भेड़ चला रहा है, ये भेड़ जो व्यक्ति है, भेड़ों पर चराने वाला, क्या तुम इसे एक राजा बना सकते हो? तो भाग्य ने बोला, बिल्कुल बना सकता हूं। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अभागा, कहीं राजा बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठे। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहते हो? भाग्य ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे राजा बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी। ऐसा बुद्धि ने भाग्य को बोला। नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। यानी कि जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था उस पर भाग्य ने अपना हाथ रखा, लेकिन बुद्धि दूर जाकर बैठ गई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला, यानी कि एक सोने का पैरों की जो चप्पल होती है वो मिली। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गडरिये के पैरों पर पड़े। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज की खड़ाऊ पहन रखी है? ये पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? यानी कि उस गडरिये ने बोला कि तुम ही ले लो इस खड़ाऊ को जो मैंने पहन रखी है, क्योंकि ये तो पत्थर की जड़ी हुई चीजों से बनी हुई है। अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि यह खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं। ऐसा उस सौदागर ने उससे बोला। अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो।
मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहा करूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। इधर गड़ियों को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गड़िया ने उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर फिर से गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा फिर उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गड़िये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है, यानी कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है कि इसे बार बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं। उसने गड़िये से पूछा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती है? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गड़िये ने सरलता से उत्तर दिया। क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? सौदागर ने पूछा। हाँ हाँ, ले लो। यह कहकर गड़िये ने अपने पैरों से खड़ा उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अब की बार राजा की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा, इसके बाद राजा से अपना मेल जोल भी बढ़ जाएगा। उसने इस बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गड़िये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह राजा से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। राजा इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तंभ रह गया, यानी कि दंग रह गया। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, दूर देश के राजा मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी, इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ आपके पैरों में शोभा देगी, आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। तो सौदागर ने बहुत लंबी चौड़ी हाँक कर ऐसा बोल दिया और राजा भी खुश हो गया। राजा ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार में उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या उन राजा के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान है और अविवाहित है, बड़े ही शांत और सरल है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से अपने राजा को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गड़िया घूम रहा था। राजा ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था, क्योंकि उसने तो राजा को झूठ बोला था। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवा कर फिर वह व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वही उस गड़िये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गड़िया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों से सामान उतारकर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल का ढेर लग गया, चारों ओर खेम ही खेम गड़ गए। शाम को गड़िया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खेल उठे, क्योंकि सौदागर और गड़िये अब एक दूसरे को जानते थे। गड़िये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है, इसका भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि यह अपने पैरों में कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे राजा क्यों ना बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा, यही महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। वह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कान नाचने लगी।
यानी सौदागर सोचने लगा कि मैं इस गड़िये को अब राजा बना देता हूँ और फिर जो मेरा राजा है उसकी लड़की से इसका विवाह करा देता हूँ। जवान तो ये दिखता ही है। भाग्य ने सौदागर के हृदय के भाव पड़े खेल उठा, क्योंकि भाग्य तो सब देख ही रहा था। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गड़िया पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, इस बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा। तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं? ऐसा सौदागर ने गडरिया को पूछा। अरे वाह, कैसी बातें करते हो। जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी ना छेड़े। अरे, अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो। मैं तुम्हें राजा बनाने वाला हूँ। राजा? वह क्या भला होती है? गड़िये ने हैरानी से पूछा। यानी उसे राजा का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि उसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं थी। बुद्धि तो उसकी दूर जाकर बैठी थी, सिर्फ भाग्य काम कर रहा था। राजा महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वे सब तुम्हारी चाकरी करेंगे, यानी कि तुम्हारी काम करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़ कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे राजा बनाना कुछ कठिन का काम नहीं, यह तो राजा बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई, क्योंकि गडरियों को तो सिर्फ अपनी भेड़ बकरियों से ही मतलब था। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। सौदागर खींच उठा। अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। वह गडरिये से कड़ कर कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो। यानी कि बुद्धि तो उस गड़िये के अंदर थी नहीं, तो वो बहुत चीखता था। तो सौदागर ने उसे समझाया कि तुम ऐसे नहीं चीखोगे, कोई बात होगी तो सिर्फ मुझे बताओगे। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे राजा की क्या दशा हो रही है। यानी कि बुद्धि को अब मजा आ रहा था, क्योंकि राजा यानी गड़िये के पास तो बुद्धि थी ही नहीं। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया था। समय पर सौदागर गड़िये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी बारात का जोरदार स्वागत किया। पर यह सब देख गड़िया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या आपके मित्र राजा ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, इनका कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। चारों ओर गडरिया राजा की जय के नारे गूंज उठे।
भाग्य ने हठहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा, यानी कि भाग्य को अब मजा आ रहा था। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा है। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा, ऐसा बुद्धि ने भाग्य को बोला। खैर, दावत का रंग जमा। रात को भावरे पड़ी, यानी कि उनकी शादी हुई। भावरों के बाद दूल्हा बनागढ़िया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था। मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद गड़िए को पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की रुनझुन ने गड़िए के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थी। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा राजा मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूंगा। यानी कि भाग्य ने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तुम ही इसे बचाओ और मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भाग्य ने बुद्धि को बोला। तथास्तु, ऐसा ही हो, यह कहकर बुद्धि गड़िए के दिमाग में बैठ गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गड़िए ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में भूतों का क्या काम। वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भावरे पड़ी थी, उसके पैरों में से ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। हो सकता है वही हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। यानी कि बुद्धि के आते ही उस गड़िए को दिमाग में आया कि अरे, मेरा तो विवाह हो रहा था, और जो पायल की आवाज़ थी वो भूत की नहीं, जिसके साथ विवाह हो रहा था उसकी थी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। तो बच्चों, यहाँ पर जो होड़ लगी थी भाग्य और बुद्धि में, आखिरकार जीत बुद्धि की ही हुई। क्योंकि बच्चों, जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, तो हमारा भाग्य खोखला है। भाग्य हमारा तभी काम करता है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। तो इस कहानी के माध्यम से भी हमें यही पता चला, जब तक इंसान में ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, भाग्य का बेकार ही है। यानी भाग्य का होना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। तो बच्चों, लोक कथा का परिचय यह है कि प्रत्येक देश की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं, जो उस देश की सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपराओं और रीति रिवाजों को जानने का अवसर प्रदान करती हैं। ये कथाएं नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण होती हैं। यानी कि जो लोक कथाएं होती हैं उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है, क्योंकि उसमें नैतिक शिक्षा होती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या जीवन के लिए अच्छा है। इसलिए बच्चों, हमें पुरानी लोक कथाएं पढ़नी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।